और देखिए हमने अभी पढ़ा कि इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट्स के बाद अगला टॉपिक आपका आता है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि व्यवसायिक वातावरण के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो व्यवसायिक वातावरण का दो प्रकार होता है, जो कि हमने एरो के माध्यम से दिखाया है कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट्स है और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट्स क्या होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स क्या होता है, इस विषय पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो इंटरनल इन्वायरमेंट्स कहते किसको है? देखिए, अगर आपको व्यवसायिक वातावरण का डेफिनेशन याद होगा, व्यवसायिक वातावरण का डेफिनेशन याद होगा, तो आप इजी वे में दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। याद होगा कि हमने व्यवसायिक वातावरण का डेफिनेशन दिया था कि वे समस्त आंतरिक एवं बाह्य घटक जो किसी भी व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं उसे व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। तो इस डिफिनेशन में मैंने क्या बोला कि दो पॉइंट्स बताया, एक आंतरिक एवं बाह्य, कि वैसा फैक्टर जो किसी व्यवसाय को आंतरिक यानी इंटरनल और या बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर के माध्यम से प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है, उसको व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। तो यहाँ भी दो पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट्स किसको कहते हैं? तो वैसा फैक्टर जो किसी भी बिजनेस को इंटरनली यानी आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, उसे आंतरिक व्यवसायिक वातावरण कहते हैं या आंतरिक वातावरण कहते हैं। डेफिनेशन को इजी वे में याद किया जा सकता है। एक बार आप सुन लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा डेफिनेशन को, दोनों डेफिनेशन याद हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट्स का डेफिनेशन था कि वे समस्त आंतरिक एवं बाह्य घटक जो किसी भी व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं उसे व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। अब आंतरिक वातावरण यहाँ पर आया, इंटरनल इन्वायरमेंट आया, तो एक्सटर्नल की तो कोई चर्चा नहीं होगी नहीं होगी। रीजन कि इंटरनल इन्वायरमेंट है तो हमको वो फैक्टर को देखना है जो किसी भी व्यवसाय को इंटरनली इफेक्टेड करता है, इफेक्ट डालता है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे कि वे समस्त घटक जो किसी भी व्यवसाय को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, अर्थात व्यवसाय के अंदर से प्रभावित करता है, उसे हम आंतरिक वातावरण कहेंगे। व्यवसाय का आंतरिक वातावरण पर पूरा कंट्रोलिंग होता है, क्योंकि वो व्यवसाय के अंदर का फैक्टर होता है। व्यवसाय के अंदर का फैक्टर जो भी होता है उसे हम इजी वे में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट्स को हमने देखा कि वे समस्त घटक जो किसी भी व्यवसाय को आंतरिक रूप से अर्थात व्यवसाय के अंदर से प्रभावित करता है, उसे आंतरिक वातावरण कहेंगे। इसका ठीक ऑपोजिट होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसा कि नाम है, अगर नाम हमको याद है तो इजी वे में इसका डिफिनेशन कर देंगे, इसी का यहाँ पर आंतरिक हटाएंगे और बाह्य लगाएंगे। नहीं तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वे समस्त बाह्य घटक या वे समस्त घटक जो किसी भी व्यवसाय को बाह्य वातावरण द्वारा प्रभावित करता है, बाहरी घटक द्वारा प्रभावित करता है, जिस पर व्यवसायी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, व्यवसायी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे हम बाह्य वातावरण कहेंगे। नहीं, इस पर कंट्रोल होता है, इस पर कंट्रोलिंग नहीं होता है, इसमें हम सुधार कर सकते हैं, और इस पर कंट्रोल नहीं है तो इस पर सुधार भी नहीं किया जा सकता है। तो एक बार फिर से डिफिनेशन को देखेंगे कि वे समस्त घटक जो किसी भी व्यवसाय को व्यवसाय के अंदर से या आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जिस पर व्यवसायी का पूरा नियंत्रण होता है, उसे हम आंतरिक वातावरण कहेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट्स कहेंगे। और इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वे समस्त घटक जो किसी भी व्यवसाय को बाह्य घटक द्वारा प्रभावित करता है और जिस पर व्यवसायी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स कहते हैं।
तो दोनों डिफिनेशन हमने देखा कि इसको ये आंतरिक रूप से प्रभावित करता है और ये बाह्य रूप से प्रभावित करता है, और दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं डिफिनेशन में, दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमको किसका डिफिनेशन मिल जाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट का डिफिनेशन मिल जाता है। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट का डिफिनेशन हमने इस प्रकार दिया था कि वे समस्त आंतरिक एवं बाह्य घटक जो किसी भी व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट्स कहते हैं, व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। व्यावसायिक वातावरण कई प्रकार से व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि हमने नीचे पूरा लिखा है किस प्रकार से ये इफेक्ट डाल सकता है। अब ये हम देखेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट में, आंतरिक वातावरण में कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। तो उद्देश्य बिजनेस को इफेक्टेड करता है, व्यवसाय को प्रभावित करता है। रीजन, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव्स गलत हो, हम अपना लक्ष्य गलत निर्धारित कर लें। अब मान लिया जाए कि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कुछ और कर लिया जिस पर धरातल पर काम नहीं किया जा सकता, तो उसको वो इजी वे में बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड डालेगा, क्योंकि आपके गलत ऑब्जेक्टिव से रिजल्ट भी गलत आएंगे। आपने गलत उद्देश्य निर्धारित कर लिया है, गलत लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो उस पर किसी प्रकार से आप काम कीजिएगा तो उसमें सफलता हाथ नहीं लगेगी। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम सुधार सकते हैं, सुधार लेंगे, उस लक्ष्य निर्धारित जो किए हैं उसमें किसी प्रकार का त्रुटि है, किसी प्रकार की गलती है, और उस गलती को अगर हम सुधार लेते हैं तो आसानी से हमारा उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स कौन करता है? डिटर्मिनेशन, उद्देश्य निर्धारित कौन करता है? हमारे कंपनी के अंदर का आदमी। और कंपनी के अंदर के आदमी से त्रुटि हो सकती है, और उस त्रुटि को निवारण हम समय से पहले कर लेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, और समय के बाद करते हैं तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो उस स्थिति में आपका व्यवसाय का रिजल्ट सही नहीं हो सकता। तो ये इंटरनली फैक्टर्स है जिसे सुधार में भी लाया जा सकता है। उसका दूसरा पॉइंट है पॉलिसीज। तो पॉलिसीज, नीति जो है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स करते हैं, तो इसमें भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो, पॉलिसीज अगर गलत बन गया है तो वो व्यवसाय को गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। तो उस गलत दिशा की ओर जो ले जाने वाले पॉलिसीज हैं, अगर उसमें सुधार कर लेंगे तो इजी वे में हमारा उद्देश्य प्राप्त हो सकता है, लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, हम सही वे में जा सकते हैं। तो इस पर भी सुधार किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है आपका संगठनात्मक ढांचा। संगठन का ढांचा, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गलत है, आपने डिवीजन ऑफ वर्क सही ढंग से नहीं किया है, आप गलत व्यक्ति को गलत ओहदे पर रख दिए, गलत पोस्ट पर रख दिए हैं, और उस पोस्ट पर वे सही ढंग से काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो सडनली उसमें चेंजिंग करते हैं, अचानक से परिवर्तन करेंगे तो हम सही वे में जा सकते हैं, और उसको देखेंगे, रिजल्ट प्राप्त करके देखते हैं, एक मौका इसको देते हैं, एक मौका इसको देते हैं, तो उस स्थिति में आपका रिजल्ट सही नहीं हो सकता है, आपका उद्देश्य सही ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इसमें भी सुधार किया जा सकता है। ये इंटरनली फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं। तो ये अगर आपका गलत बन जाता है, संगठन का ढांचा ही गलत हो जाएगा, तो उस स्थिति में आप सही रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी प्रकार के घर बना रहे हैं, और हम अपने घर बना रहे हैं और उसका बेस सही नहीं देंगे। अगर बेस सही नहीं होगा तो उसका कंस्ट्रक्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है, उस पर अच्छी इमारत नहीं बन सकती है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर बेस को सही कर ले तो इमारत अच्छी बनेगी। तो ये है संगठनात्मक ढांचा। उसका चौथा पॉइंट आपका आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंध सूचना प्रणाली। अब प्रबंध सूचना प्रणाली क्या होता है कि हम अपने वर्कर्स को विभिन्न प्रकार के मैसेज देते हैं, सूचना देते हैं। अगर सूचना देने की प्रक्रिया, सूचना देने का सिस्टम अगर गलत हो तो उस स्थिति में हम किसी वर्कर से सही वे में काम नहीं करवा सकते हैं। तो सूचना जो भी दे हम वो प्रत्यक्ष रूप से दे, अगर उसमें त्रुटि है, जैसे कि हमने बहुत एक मूवी देखा था जिसमें एक बहरा आदमी था, और बहरा आदमी था और उसने सुना कि एक व्यक्ति बोला कि राम कहाँ गया, मैंने सुन लिया कि राम, बताया कि राम घर गया। जो बहरा व्यक्ति था वो उसके साउंड को
गलत सुन लिया और सुन लिया कि राम मर गया। बताइए घर गया और मर गया में क्या फर्क है? बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर हमारा इंफॉर्मेशन सही रास्ता में जाता तो उसको पता चलता कि राम घर गया न कि मर गया। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी किसी व्यवसाय को प्रभावित करता है। उसके बाद है उत्पादन प्रणाली। आप बताइए कि आपका प्रोडक्शन मेथड अगर गलत हो तो सही ढंग में कभी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो उसमें अगर हम उसमें सुधार किया जा सकता है तो इसके द्वारा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। लेकिन ये इंटरनल फैक्टर होते हैं जिस पर सुधार किया जा सकता है। उसके बाद है उत्पादन क्षमता यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी किसी बिजनेस को इफेक्ट डालता है। ये इंटरनली रूप से भी इफेक्ट करता है। आपकी कैपेसिटी है 5 कुंटल पर डोज, आप कैपेसिटी बना लिए 3 कुंटल पर डोज, तो कहीं ना कहीं 2 कुंटल आप कम कर रहे हैं जिससे आपका एनवायरमेंट इफेक्टेड हो रहा है। आपकी कैपेसिटी है 5 क्विंटल, आप 10 कुंटल उत्पादन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपका बिजनेस एनवायरमेंट इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो उत्पादन क्षमता भी प्रभावित करता है, इसमें भी सुधार किया जा सकता है, इस पर भी कंट्रोलिंग किया जा सकता है। तो ये था आपका इंटरनल इन्वायरमेंट जिस पर हम कंट्रोलिंग कर लेते हैं। अब आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वह है वातावरण। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स पर किसी भी प्रकार का कंट्रोलिंग नहीं होता नहीं। और इंटरनल इन्वायरमेंट्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स, एक माइक्रो इन्वायरमेंट, दूसरा मैक्रो इन्वायरमेंट्स। माइक्रो इन्वायरमेंट्स को ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स कहा गया, क्रियात्मक वातावरण कहा गया, और मैक्रो इन्वायरमेंट्स को जनरल इन्वायरमेंट्स बोला गया, अर्थात सामान्य वातावरण। तो अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म वातावरण क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो वह वातावरण जो किसी भी व्यवसाय को छोटे छोटे पार्ट से प्रभावित करता है, जिसका रिएक्शन पता करने में कई वर्ष लग जाते हैं, तो उसको आप क्या कहिएगा? माइक्रो इन्वायरमेंट। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास कोई सूक्ष्म रोग हो गया और उस बीमारी का पता उसको नहीं चलता, काफी समय बीत जाता है तो पता चलता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका पता नहीं चलता। तो जो इन्वायरमेंट व्यवसाय को प्रभावित करता तो है, लेकिन उसका पता व्यवसायी को लंबे समय के बाद प्राप्त होता है, वो माइक्रो इन्वायरमेंट्स होता है। नहीं तो माइक्रो इन्वायरमेंट्स किसे कहते हैं? तो वे सूक्ष्म घटक जो किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और इसका पता लंबे समय के बाद पता चलता है, उसे हम सूक्ष्म वातावरण कहते हैं। अब आइए, अब इसमें क्या क्या चीज होता है? तो कस्टमर जी, कस्टमर ऑटोमेटिक एकाएक अचानक से गायब नहीं होंगे, वो धीरे धीरे गायब होंगे और व्यवसायी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से कस्टमर्स आ रहे थे और वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कस्टमर्स जो है जब गायब होंगे, जब आपकी दुकान से दूर होंगे, तो उसका पता आपको लंबे समय के बाद पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति आ रहा था, अब नहीं आ रहा है, काहे नहीं आ रहा है। नहीं तो इस पर आप जानबूझ के भी इसको बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्राहक स्वतंत्र होता है, कहीं भी जा सकता है, तो इसका पता आपको लंबे समय के बाद पता चलता है। उसके बाद है प्रतियोगी, कंपिटिटर्स, ये भी माइक्रो इन्वायरमेंट्स का फैक्टर होता है। और कोई भी कंपिटिटर्स जो है क्या पॉलिसीज बनाता है, इसका पता आपको चलता है? नहीं चलता है। और जब कंपिटिटर्स आपको कंपटीशन में पराजित करता है, आपको हरा देता है, आपसे आगे निकल जाता है, तब हमें पता चलता है कि वो हमारा कंपिटिटर्स था। तो इस पर भी आप किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते, उसको वापस बैक नहीं ला सकते। उसके बाद है सप्लायर्स जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है सप्लायर। अब आपको डिमांड है 10 क्विंटल, सप्लायर को आपने फोन कर दिया और ग्राहक से एडवांस ले लिया। सप्लायर कहा कि हम अमुक डेट को आपको पहुंचा देंगे, मान लिया जाए कि इन्होंने कहा कि मंडे को हम पहुंचा देंगे। तो जब मंडे को आपने ग्राहक को ट्यूसडे का समय दिया, अब बताइए कि अगर सप्लायर मंडे को वस्तु नहीं देगा, सप्लाई नहीं देगा, तो उस स्थिति में आप ट्यूसडे को ग्राहक को दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ग्राहक असंतुष्ट होगा, अनसेटिस्फाइड होगा और वो अपना एडवांस ले जाकर के किसी दूसरे दुकान से, किसी दूसरे शॉप से खरीदेगा। तो सप्लायर भी व्यवसाय को प्रभावित करता है, इस पर भी किसी व्यवसाय का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। उसके बाद है पब्लिक।
अब पब्लिक ये क्या होता है? तो जन समुदाय को ही हम लोग पब्लिक कहते हैं। अब एक बार कोई अंधविश्वास उठ जाए, किसी प्रकार की भ्रांतियां फैल जाए कि मैगी नूडल्स खाने से कैंसर होता है, तो अचानक से मार्केट में मैगी नूडल्स की डिमांड घट जाएगी। तो ये किसके द्वारा हुआ? जनता के द्वारा हुआ। जनता को जो सोच आ गई, किसी प्रकार के थॉट आ गया, किसी प्रकार का भ्रांति फैल गया, तो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद इसका रिजल्ट सीधा बिजनेस को देते हैं। हमने एक बार ईद के समय में भी एक घटना सुना था कि मेहंदी लगाने से कैंसर हो गया, बहुत बच्चे मर गए। अब इसके लिए जितने भी मेहंदी लगाए हुए थे लोग, उसको तुरंत हाथ धुलवाया गया, और कई महीने तक मेहंदी की बिक्री बंद रही। नूडल्स की भी यही बात हुआ कि नूडल्स में शीशा है, बहुत सारे लोग मैगी खाना बंद कर दिए, और कई महीने के बाद फिर से नूडल्स को आटा नूडल्स के रूप में मैगी को लाने लगा। तो ये भ्रांतियां होती है, और जो व्यवसाय बिजनेस को इफेक्टेड करता है, और ये होता है जनता के द्वारा। अब पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? विपणन मध्यस्थ। और विपणन मध्यस्थ क्या होता है? मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। और मार्केटिंग इंटरमीडिएट क्या होता है कि आपको जनरल हिंदी में बता दें कि विपणन मध्यस्थ को हम हिंदी में क्या कहेंगे। आजकल बहुत सारे न्यू नेम आए हैं, लेकिन हम लोग बच्चे से जानते हैं कि इसका एक मीनिंग था, इसका एक नेम था, जिसे हम लोग दलाल कहते थे। क्या कहते थे? दलाल कहते। क्योंकि ये क्या करता था? हमारी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने का प्रयास करता था, बीच के कड़ी का काम करता था। इनकेस मान लिया जाए कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, उसको बेचना है, तो वो दलाल हमको कहेगा कि ठीक है, हम आपकी गाड़ी को भिजवा देंगे, हमको इतना 500 रुपया दे दीजिएगा, और वो ग्राहक को भी ले आया ताकि हम आपको गाड़ी खरीदवा देंगे, आप हमको 500 रुपया दे दीजिएगा। तो ये बेचने और खरीदने के बीच, यानी क्रेता और विक्रेता के बीच कड़ी का काम करता था, जो किसी भी क्रेता को खरीदने वाले को बेचने वाले के बीच में लाता था, उससे खरीद बिक्री करवाता था, उससे बस में पैसा कमाता था। तो विपणन मध्यस्थ भी किसी बिजनेस को इफेक्टेड करता है। अब मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, तो हम अपनी कंपनी में उसको ब्रोकर बना के रखे हुए हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट बना के रखे हैं, विपणन मध्यस्थ बना के रखे हुए हैं। अब मान लिया जाए कि वो हमारे वस्तु को खरीद बिक्री कराता है, अब कोई और कंपनी से वो कांटेक्ट कर ले, और उस स्थिति में वो हमारी कंपनी को छोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके पास जो उपभोक्ता है वो हमारे पास आएंगे नहीं आएंगे, और वो हमारे व्यवसाय को इफेक्ट करेगा। तो विपणन मध्यस्थ भी व्यवसाय को प्रभावित करता है, इस पर किसी प्रकार का कंट्रोलिंग नहीं होता है। तो ये था माइक्रो। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स क्या होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स का दूसरा पार्ट क्या होता है? मैक्रो इन्वायरमेंट। और मैक्रो इन्वायरमेंट्स क्या होता है? तो एक बृहद वातावरण होता है, और ये सडनली आता है, नहीं जैसे आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण क्या होगा? जो किसी भी, इसका डिफिनेशन बहुत इजी में हम लिख सकते हैं, जो किसी भी व्यवसाय को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है उसे आर्थिक वातावरण कहते हैं। जो किसी भी व्यवसाय को राजनीतिक रूप से प्रभावित करता है उसे राजनीतिक वातावरण कहते हैं। जो किसी व्यवसाय को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करता है उसे सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। जो किसी व्यवसाय को कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से प्रभावित करता है उसे हम लीगल यानी वैधानिक वातावरण कहते हैं। नहीं, तो ये जितने भी वातावरण है इसका डिफिनेशन हम इजी भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी डिफिनेशन लिखेंगे विद एग्जांपल्स लिखेंगे। तो आर्थिक वातावरण किसे कहते हैं? कि वैसा वातावरण जो किसी भी व्यवसाय को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है उसे हम आर्थिक वातावरण कहते हैं। जैसे आर्थिक संतुलन का बिगड़ जाना, मुद्रास्फीति का कमजोर हो जाना, रुपया का अवमूल्यन होना। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आर्थिक वातावरण। और राजनीतिक वातावरण किसे कहते हैं? तो जो किसी भी व्यवसाय को राजनीतिक रूप से प्रभावित करता है उसे हम राजनीतिक वातावरण कहते हैं। जैसे आम चुनाव का होना, किसी नेता का दौरा होना, सांप्रदायिक दंगा हो जाना। नहीं, तो ये सब क्या हो गया? राजनीतिक दंगा वातावरण क्या हो गया। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, तो जो किसी भी व्यवसाय को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करता है उसे हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का प्रचलन खत्म हो जाना, और धोती कुर्ता कौन पहनता है, जींस पैंट में आ गया, तो ये सांस्कृतिक, हमारी सांस्कृतिक चेंज, हमारी कल्चर चेंज हो गई। और कल्चर जब चेंज होगा तो हम नए कल्चर के अनुकूल पोशाक ग्रहण करेंगे, नए कल्चर के अनुकूल भोजन ग्रहण करेंगे। अब है वैधानिक वातावरण, जो किसी भी व्यवसाय को कानूनी रूप से
वैधानिक रूप से प्रभावित करता है, उसको हम क्या कहेंगे, वैधानिक वातावरण कहेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको कानून कर रहा है, संविधान कर रहा है कि आपको इसके अनुकूल काम करना है। जैसे कि चिमनी भट्टे वाले को देख लीजिए, पहले चिमनी का हाइट था 90 से 95 फीट, अब कहा 150 फीट कर रहे हैं, तो ये कानून के द्वारा हुआ। तो वो कानून के द्वारा वो चिमनी इफेक्टेड हुआ, ईंट भट्टा इफेक्टेड हुआ, तो ये कौन सा हो गया, कानूनी वातावरण, वैधानिक वातावरण। अब है प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विकास। तो प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विकास भी व्यवसाय को प्रभावित करता है। अब मान लिया जाए साथ कि हम जो पुराने टेक्निक से काम कर रहे थे, पुराने मशीनरी थे हमारे पास, उसके द्वारा हम काम कर रहे थे, और नए मशीन का प्रचलन हो गया, ऑटोमेटिक मशीन का प्रचलन हो गया, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई जिससे कम से कम लेबर में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। तो जितने भी हमारे पुराने मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको खरीदने वाला तो कोई नहीं होगा, और हम मार्केट में स्थापित रहना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में इसको बंद करके नए टेक्नोलॉजी से हम वस्तु का उत्पादन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिससे इससे क्या हुआ, हमारा व्यवसाय प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। तो इस पर किसी प्रकार का कंट्रोलिंग नहीं होता है, और इस पर क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। क्लियर? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये खास करके इसे समझने के लिए दिया गया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। धन्यवाद।